चीन बहुत ध्यान से देख रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। आखिरकार बीजिंग के लिए तेहरान उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है। दोनों देशों के बीच नजदीकी एक साझा इतिहास और समान लक्ष्यों के कारण बढ़ी है। दोनों अपनी जड़ों को प्राचीन गैर पश्चिमी सभ्यताओं में देखते हैं और आज दोनों ही एक वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल ऑर्डर का विरोध करते हैं। चीन की एनर्जी सिक्योरिटी भी ईरान के साथ उसके रिश्ते से जुड़ी हुई है। 2025 में चीन के कुल ऑयल इंपोर्ट्स का 55% से ज्यादा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आया था, जिसमें लगभग 13% सीधे ईरान से था। इस तेल का ज्यादातर हिस्सा होर्मुज जलद मध्य से होकर गुजरता है, जो एक संकीर्ण समुद्री रास्ता है और जिसके किनारे ईरान स्थित है। हाल की बमबारी की वजह से ईरान की ऑयल सप्लाई बाधित हो सकती है और खाड़ी के अन्य देशों में भी प्रोडक्शन को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा इससे बीजिंग की उस क्षमता पर भी खतरा पैदा हो सकता है जिसके जरिए वो इस क्षेत्र से तेल शिप करता है। इसी वजह से कुछ विश्लेषकों ने अनुमान लगाया है कि बीजिंग तेहरान की मदद के लिए आगे आ सकता है, या तो सीधे मिलिट्री इंटरवेंशन के रूप में या कम से कम मटेरियल सपोर्ट जैसे ड्यूल यूज इक्विपमेंट और पार्ट्स देकर, जैसा कि चीन ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को दिया था। लेकिन भले ही चीन चिंतित है, फिर भी उसके सीधे तौर पर शामिल होने की संभावना कम है। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की लड़ाई के बाद चीन ने इस्लामिक रिपब्लिक के समर्थन में सिर्फ औपचारिक डिप्लोमैटिक बयान दिए थे। इसी तरह इस हफ्ते चीनी विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे कड़ा बयान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्ला अली खामनी की हत्या की निंदा को लेकर था, न कि पूरे सैन्य अभियान के खिलाफ। मंत्रालय ने संबंधित पक्षों से सैन्य ऑपरेशन रोकने की अपील की, जिसमें ईरान के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल भी शामिल है, और साथ ही खाड़ी देशों की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करने की बात कही। इससे संकेत मिलता है कि चीन कोशिश कर रहा है कि वो खाड़ी के देशों के साथ भी उतने ही अच्छे संबंध बनाए रखे जितने ईरान के साथ। ईरान के प्रति ये दूरी बनाने वाला रवैया अचानक नहीं आया है, बल्कि लंबे समय से विकसित हो रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद से बीजिंग धीरे धीरे तेहरान की क्षेत्रीय शक्ति के रूप में क्षमता और विश्वसनीयता से निराश होता गया है। चीनी रणनीतिकारों का भरोसा इसलिए भी कम हुआ है क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान पश्चिमी दबावों के सामने अक्सर झुक जाता है, बजाय इसके कि उनका मुकाबला करे। ये प्रवृत्ति खास तौर पर इस बात से दिखाई देती है कि तेहरान लगातार वॉशिंगटन के साथ बातचीत करने की इच्छा रखता है। अंततः बीजिंग को ईरान में शासन परिवर्तन सबसे खराब स्थिति नहीं लगता। चीन किसी भी नई नेतृत्व व्यवस्था के साथ काम करने के लिए तैयार है, बशर्ते वो तेल के प्रवाह को सुरक्षित रखे और साझा आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे। केवल तब जब इन हितों को गंभीर खतरा हो या लंबा युद्ध होर्मुज जलद मध्य से तेल की सप्लाई को बाधित कर दे, तभी बीजिंग को अपनी तटस्थ स्थिति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है और अधिक मजबूती से प्रतिक्रिया देनी पड़ सकती है। चीन की ईरान नीति लंबे समय से इस धारणा पर आधारित रही है कि ये देश मिडिल ईस्ट में बीजिंग के हितों के लिए एक मजबूत आधार बन सकता है। 2021 में इस बढ़ते सहयोग को रेखांकित करने के लिए दोनों देशों ने 25 साल का $400 अरब का स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन समझौता किया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना था। लेकिन इस समझौते के तहत सोची गई बहुत कम परियोजनाएं वास्तव में लागू हो पाईं। इसका एक कारण यह था कि तेहरान को डर था कि चीन का प्रभाव उसकी संप्रभुता और स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर बीजिंग भी तेहरान की असंगति और अविश्वसनीयता से निराश हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ईरान की शक्ति और उसकी क्रांतिकारी छवि दोनों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ईरान की जनसंख्या इजराइल से 10 गुना और सऊदी अरब से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन उसका जीडीपी इजराइल के 90% से भी कम और सऊदी अरब के केवल 25% के बराबर है। बीजिंग के अनुसार ईरान ने अपने विरोधियों को रोकने के लिए प्रॉक्सी युद्धों और असम्मित युद्ध रणनीतियों का इस्तेमाल किया है, जिससे उसकी वास्तविक क्षमता बढ़ी चढ़ी दिखाई देती है और उसकी आंतरिक कमजोरियां छिप जाती है। चीन ये भी मानता है कि ईरान के रणनीतिक लक्ष्य एक इस्लामिक क्रांति का नेतृत्व करना और उसे हासिल करने के लिए जरूरी परिस्थितियों के बीच एक बड़ा अंतर है। ईरानी शासन की इस्लामिक विचारधारा उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ राजनीतिक और परमाणु मुद्दों पर समझौते या रियायतें देने से रोकती है, लेकिन कठोर आर्थिक प्रतिबंधों के कारण अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाना ही वो बुनियादी शर्त है जिससे ईरान अपनी अर्थव्यवस्था सुधार सकता है, अपनी शक्ति बढ़ा सकता है और घरेलू सुधारों में बाधा डालने वाले बाहरी दबाव को कम कर सकता है। इस तरह ईरान दो विरोधाभासी जरूरतों के बीच फंसा हुआ है, एक और अमेरिका का विरोध और दूसरी ओर वॉशिंगटन के साथ समझौते की जरूरत, एक और धार्मिक रूढ़िवादी जड़ें और दूसरी ओर सुधारों की आवश्यकता। इसके अलावा कई चीनी विश्लेषकों की नजर में ईरान ने अपने विरोधियों का सीधे सामना करने के लिए पर्याप्त दृढ़ता भी नहीं दिखाई है। उदाहरण के लिए 2020 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के शीर्ष सैन्य जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी
और 2024 में जब इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किया था, तब तेहरान की प्रतिक्रिया इराक में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर सीमित हमलों के रूप में काफी कमजोर मानी गई। कई चीनी पर्यवेक्षकों ने 12 दिन की लड़ाई के दौरान ईरान की प्रतिक्रिया को भी असंतोषजनक माना, खासकर इसलिए कि मिसाइल लॉन्च करने से पहले उसने कतर और अमेरिका को अग्रिम चेतावनी दे दी थी। चीनी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने ईरान की इन प्रतिक्रियाओं का मजाक उड़ाते हुए उन्हें परफॉर्मेटिव रिटेलिएशन कहा। अब ईरान के भविष्य को लेकर निराशा चीनी विश्लेषणों में गहराई से बैठ चुकी है। ईरान और उसके लोगों के सामने खड़ी मुश्किलों पर अफसोस जताते हुए तेहरान को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। ईरान द्वारा अपने प्रॉक्सी समूहों के साथ किया गया व्यवहार भी चीनी विश्वास को कमजोर करता है। 2023 के बाद से इन समूहों को एक एक करके निशाना बनाया गया और खत्म किया गया। उदाहरण के लिए इजरायली सेना ने हमास और हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन ईरान उनसे प्रभावी रूप से बदला लेने या उन्हें सार्थक समर्थन देने में असफल रहा। दिसंबर 2024 में जब ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जरीफ ने सार्वजनिक रूप से क्षेत्र के प्रॉक्सी समूह, जिसे तथाकथित एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है, के साथ ईरान के संबंधों से इनकार कर दिया और कहा कि ईरान का उनके कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तब बीजिंग स्तब्ध रह गया। इसके बाद अप्रैल 2025 में ईरान ने अमेरिकी बमबारी अभियान के बीच यमन से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया, जिसका मतलब था कि उसने अपने हौथी सहयोगियों को छोड़ दिया ताकि वॉशिंगटन के साथ तनाव न बढ़े और अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने की उम्मीद बनी रहे। बीजिंग ईरानी शासन की घरेलू विफलताओं से भी निराश है। भले ही चीनी सरकारी मीडिया ने खुले तौर पर शासन की आलोचना नहीं की है, लेकिन मिडिल ईस्ट पर ध्यान देने वाला चीनी नीति समुदाय तेहरान की खराब निर्णय प्रक्रिया, व्यापक भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन को स्पष्ट रूप से देखता है। 12 दिन की लड़ाई के दौरान इजराइल की ये क्षमता कि वो ईरानी सुरक्षा तंत्र में घुसपैठ कर सका और ईरानी सैन्य नेताओं तथा परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बना सका, ये संकेत देती है कि कई ईरानी अधिकारी अपने ही सिस्टम पर भरोसा नहीं करते और अपने देश को बेचने तक के लिए तैयार है। चीनी नेतृत्व ऐसे राज्य की स्थिरता पर संदेह करता है जिस पर उसके अपने अधिकारी ही भरोसा नहीं करते। ईरानी नेतृत्व के प्रति इस निराशा का मतलब है कि चीन सिद्धांत रूप में शासन परिवर्तन का विरोधी नहीं है, चूंकि उसकी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि ईरान एक व्यवहार्य आर्थिक साझेदार बना रहे, इसलिए वो किसी विशेष शासन से बंधा हुआ नहीं है। वास्तव में अगर अमेरिकी और इजरायली हमले ईरान की अनियंत्रित सैन्य महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर दें और देश खुद को मिडिल ईस्ट में एक आर्थिक शक्ति के रूप में पुनर्स्थापित करे, तो ये ऐसा भविष्य हो सकता है जिसे चीन स्वीकार कर ले। इसके अलावा चीन के लिए ईरानी शासन को खुलकर समर्थन देना इसलिए भी कठिन है क्योंकि उसके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग मार्च के अंत में मिलने वाले हैं। ये बैठक अमेरिका और चीन के बीच एक संभावित बड़े समझौते की संभावना लेकर आती है, जिससे 8 वर्षों की कड़ी महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के बाद वास्तविक तनाव कम होने की स्थिति बन सकती है। बीजिंग नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट का युद्ध ट्रंप के साथ सहयोग की उसकी कोशिश को पटरी से उतार दे। चीन के लिए ईरान में दिलचस्पी सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। हालांकि चीन ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाई है और कोयला, सोलर, विंड और न्यूक्लियर ऊर्जा में भारी निवेश किया है। 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा तेल को पीछे छोड़कर कोयले के बाद चीन की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा खपत का स्रोत बन गई। फिर भी तेल उसकी अर्थव्यवस्था में एक अपरिहार्य भूमिका निभाता है। चीन अभी भी अपने जेट विमानों को ईंधन देने, जहाजों को चलाने और पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनाने के लिए आयातित तेल पर निर्भर है। अनुमान है कि चीन के पास 1.3 से 1.4 अरब बैरल तेल का भंडार है, जो 2025 में उसके कुल आयात का लगभग 30% है। ये भंडार मिडिल ईस्ट से आने वाली सप्लाई में अल्पकालिक बाधा को झेलने के लिए पर्याप्त है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। एक बात जो चीन को चिंतित करती है और जो बीजिंग की रणनीति को बदल सकती है, वो है होर्मुज जलद मरुमध्य का बंद होना। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो चीन के आधे से ज्यादा तेल आयात रुक सकते हैं। चीनी तेल कंपनियों के अधिकारी और मिडिल ईस्ट विशेषज्ञ लंबे समय से इस संभावना को खारिज करते रहे हैं कि क्षेत्रीय संघर्ष की वजह से शिपिंग लेन लंबे समय तक बंद हो सकती है। उनका तर्क है कि अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा और दुनिया मिलकर जल्दी ही इसका समाधान निकाल लेगी। उदाहरण के लिए 12 दिन की लड़ाई के दौरान चीनी विशेषज्ञों ने ईरान द्वारा होर्मुज जलद मरुमध्य बंद करने की संभावना को खारिज कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में ईरान के खिलाफ गुस्सा भड़क जाएगा और उसकी अपनी आय भी प्रभावित होगी। बीजिंग ने इसी तर्क का इस्तेमाल घरेलू स्तर पर उठने वाली उन मांगों को खारिज करने के लिए किया है जिनमें क्षेत्र में चीनी सैन्य उपस्थिति बनाने की बात कही जाती है। यह धारणा कि वैश्विक ऊर्जा उत्पादक और उपभोक्ता इस क्षेत्र को पूरी तरह अस्थिर नहीं होने देंगे, अब परीक्षा की स्थिति में है। बीजिंग तेहरान पर दबाव डाल रहा है कि वो होर्मुज जलद मरुमध्य को खुला रखे और ऐसे किसी कदम से बचे जो ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकता है।
अगर इस क्षेत्र से चीन की तेल आपूर्ति खतरे में पड़ती है तो वो वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर मुड़ सकता है, खासकर रूस की ओर, जो वर्तमान में चीन के तेल आयात का 17% से अधिक हिस्सा देता है। लेकिन बीजिंग किसी एक आपूर्तिकर्ता पर अत्यधिक निर्भरता से भी असहज रहता है, क्योंकि उसे सप्लाई में एक और बड़े व्यवधान का डर रहता है। चीन के लिए इससे भी बड़ा परीक्षण एक लंबा युद्ध होगा। अगर ईरानी शासन अमेरिकी और इजरायली बमबारी को झेल जाता है और अपने जवाबी हमलों में वास्तविक नुकसान पहुंचाता है, तो बीजिंग के सामने एक दुविधा पैदा हो जाएगी। अगर तेहरान अपनी झुकने वाली प्रवृत्ति छोड़कर मजबूती से मुकाबला करता है और टिके रहने में सफल होता है, तो चीन के लिए पूरी तरह अलग रहना मुश्किल हो जाएगा। ईरान अभी भी उसका प्रमुख क्षेत्रीय साझेदार है। अगर ऐसे समय में चीन कोई मदद नहीं देता, जबकि ईरान अपनी क्षमता और दृढ़ता दिखा रहा हो, तो ये चीन की प्रतिबद्धता की कमी को उजागर करेगा। अगर चीन इसमें शामिल होता है तो उसका समर्थन उसी तरह का हो सकता है जैसा उसने यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के लिए किया, जैसे ड्यूल-यूज टेक्नोलॉजी और पार्ट्स की सप्लाई, ड्रोन जैसी तकनीक, ईरानी तेल की खरीद और ईरान के स्थानीय रक्षा उद्योग को विकसित करने के लिए तकनीकी सहयोग। जितना लंबा ये शासन टिकेगा, उतना ही चीन पर उसे समर्थन देने का दबाव बढ़ेगा और इससे युद्ध और लंबा खिंच सकता है। लेकिन अगर शासन जल्दी ही ढह जाता है, जैसे सीरिया में बशर अल-असद के शासन के साथ हुआ था, या स्थिति जल्दी स्थिर हो जाती है, जैसे वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को हटाने के बाद हुआ, तो बीजिंग शायद इस परिणाम पर ज्यादा विचार नहीं करेगा। चीन पहले ही इस्लामिक रिपब्लिक के नेतृत्व पर अपना भरोसा खो चुका है। अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिडिल ईस्ट से तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए अगले सत्ता धारकों के साथ कैसे काम किया जाए।